अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हैदर अली। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ था। 5 में से 4 स्टेट का 3 तारीख को रिज़ल्ट आया था और 4 स्टेट में से 3 स्टेट में बीजेपी ने बहुमत से सरकार बनाई है और एक स्टेट में, जहां सिर्फ एक वाहिद स्टेट कांग्रेस ने जीत हासिल की है, वो स्टेट है तेलंगाना। अब तेलंगाना में कांग्रेस की कामयाबी हुई है। अब वहाँ पर कांग्रेस का मुकाबला किससे था? अब वहाँ पर कांग्रेस तो जीत गई है, लेकिन कांग्रेसी जो हैं, जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो इतनी खुशी और इतनी जश्न मनाने की बात कर रहे हैं कि जाने कि बीजेपी से उन्होंने फतह हासिल कर ली हो। अगर लड़ाई कांग्रेस की किसी से है, जो बताया जाता है, कहा जाता है कि बीजेपी को टक्कर सिर्फ अगर कोई पार्टी दे रही है तो वो है कांग्रेस, जो मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं है ऐसा। कांग्रेस अगर बीजेपी से टक्कर दे रही है तो मेरे भाई, तेलंगाना में कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से नहीं है। कांग्रेस की लड़ाई तेलंगाना में बीआरएस से थी, जो पहले टीआरएस थी, जो नाम बदल करके अब बीआरएस हो गया है। उस बीआरएस से लड़ाई थी कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना में। तो पता ये चला कि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई बीजेपी से नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई बीआरएस से थी। और जिस स्टेट में कांग्रेस पार्टी की बीजेपी से लड़ाई थी, यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ पर लड़ाई थी बीजेपी से, लेकिन वहाँ पर बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई। और यहाँ तेलंगाना में कोई लड़ाई नहीं थी बीजेपी से, फिर भी कांग्रेस जीत गई। किससे? बीआरएस से। वो बीआरएस जिसने 10 साल 9 साल राज किया तेलंगाना के अंदर। 9 साल 9.5 साल के अंदर एक दंगा भी तेलंगाना में होने नहीं दिया। बीआरएस ने एक दंगा भी तेलंगाना में होने दिया हो। और वो बीआरएस जो 10 साल से, जब से तेलंगाना बना है, इतिहास उठा करके देख लीजिए तेलंगाना का आप। जब से 10 साल से बीआरएस की कोशिशों से और एमआईएम पार्टी की कोशिशों से वहाँ पर बीजेपी अपनी रोटी नहीं सेक पा रही थी। 10 साल से बीजेपी की कुल 1 सीट ही निकलती थी। 5 साल पहले 4 या 5 निकली, फिर उसके बाद में 2018 में इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पर सिर्फ 1 ही सीट बीजेपी की निकली थी। तो जो पार्टी 10 साल से बीजेपी को रोक रही थी, उस पार्टी से मुकाबला कांग्रेस पार्टी ने किया है। उसको हरा करके कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने हिंदुस्तान को फतह कर लिया। अरे भाई, किस गफलत में कांग्रेस पार्टी है, किस गफलत में कांग्रेसी जी रहे हैं। एक हमारे ही कौम के हैं जो जुम्मनों के बाप हैं और राहुल गांधी के सबसे बड़े गुलाम हैं और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चाटुकार हैं। आप समझ गए होंगे। तो उनको भी कांग्रेस पार्टी ने खुले सांडी की तरह छोड़ दिया है। खैर, ये इशू नहीं है बात करने का। पर कांग्रेस पार्टी आखिरकार किससे जीती तेलंगाना में? कांग्रेस पार्टी जीती बीआरएस से। और वो बीआरएस जो 10 साल से बीजेपी को रोक रही थी तेलंगाना में, 10 साल से बीजेपी को रोक करके चली आ रही थी तेलंगाना में। ये बीआरएस की और एमआईएम की कोशिश थी बरकरार, जो वहाँ बीजेपी अपना ठीक से कदम तक नहीं जमा पा रही थी तेलंगाना में। मगर जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया बीआरएस को हराने के लिए, और कांग्रेस पार्टी सत्ता में तो बेशक आ गई तेलंगाना के अंदर, मगर बीजेपी को अपने साथ लेकर के आई है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, 2014 में खाली 4 या 5 सीटें थी बीजेपी के पास और वहाँ बीआरएस की हुकूमत बनी और एमआईएम की 7 सीटें निकली। वहीं 2018 में अगर रिजल्ट देखो तो 2018 में बीआरएस सत्ता में आई और एमआईएम पार्टी की 7 सीटें निकली। वहीं बीजेपी 4-5 से 1 हो गई, 1 सीट निकली उसकी, 4 सीटों से नुकसान और कर लिया उसने। अब 2023 में जो इलेक्शन हुआ, उस 23 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े दिग्गज नेता अपने तेलंगाना के अंदर उतारे थे बीआरएस और एमआईएम को हराने के लिए। क्यों? क्योंकि बीआरएस और एमआईएम बीजेपी को रोक रही थी, और जो बीजेपी को रोक रही थी तो वो कांग्रेस पार्टी को अच्छा नहीं लगा।
वो कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रहा था। अरे कांग्रेस पार्टी की लड़ाई अगर बीजेपी से है तो वो तेलंगाना में इलेक्शन लड़ती, मगर गठबंधन के साथ लड़ती। अगर तेलंगाना में इलेक्शन वो लड़ती तो वो ये सोच करके कमज़ोर लड़ती, कमज़ोर तरीके से लड़ती कि यहाँ तो कोई ना दंगा है ना कोई फसाद है, यहाँ तो बीजेपी का पता ही नहीं है, तो हम किससे मुकाबला करेंगे, हमारी लड़ाई तो बीजेपी से है ना। तो कांग्रेसियों को पता ये चला, कांग्रेसियों का सच ये आया सामने कि कांग्रेसी ये चाहते हैं कि क्षेत्र की पार्टी सत्ता में कभी नहीं आनी चाहिए। जो स्टेट की पार्टी है, जो क्षेत्र की पार्टी है, वो कभी नहीं आएगी। अगर आएगी तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, नहीं तो बीजेपी। क्षेत्र की पार्टी नहीं आनी चाहिए। क्षेत्र की पार्टी इनको हजम नहीं है कांग्रेसियों को, इसीलिए इन्होंने बड़े बड़े दिग्गज नेता अपने उतारे तेलंगाना के अंदर, और अपने दलाल भी उतारे, और एक बहुत बड़े राहुल गांधी के गुलाम है जो मैंने अभी बोला आपको, उनको भी उतारा हैदराबाद में, इसलिए कि मुसलमानों के वोट घिसक जाना ओवैसी साहब के। लेकिन पत्ता भी सुपड़ा नहीं कर पाए वो अपना, लेकिन वो अपना दाल नहीं गला पाए हैदराबाद में। हैदराबाद एक चट्टान की तरह किला है भाई, उसको हिलाना, वहाँ पर जीत को हासिल करना, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है कि ओवैसी साहब को वहाँ से उखाड़ करके फेंक देना। नहीं मेरे भाई, ये इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ओवैसी साहब का नाम के साथ साथ वहाँ काम बोलता है। 17,500 बच्चों को, छोटे यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 17,500 बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। बहुत से कॉलेजेस उनके चल रहे हैं, उनके हॉस्पिटलों में फ्री इलाज है। तो मेरे भाई इतनी आसानी से उनको निकाल देना ये खैर मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने अपने गुलाम को उतारा, राहुल गांधी के जो सबसे बड़े गुलाम हैं, कांग्रेस पार्टी के चाटुकर हैं, उनको उतारा। उन्होंने कोशिशें करी, दाल नहीं गल सकी। मगर आखिर मैं कांग्रेस की बात कर रहा था यहाँ पर कि 2023 में आकर के कांग्रेस पार्टी बीजेपी को साथ साथ लेकर के आ गई तेलंगाना में। कैसे आ गई? वो ऐसे क्योंकि बीजेपी की, कांग्रेस की सत्ता बनने के साथ साथ बीजेपी अपनी 1 से लेकर के 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 8 सीटें जीत चुकी है तेलंगाना में। 8 सीटें जीत चुकी है। और उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि उसका जिम्मेदार कौन है। उसका जिम्मेदार साफ साफ कांग्रेस पार्टी है। वो कैसे है कि मैं सबूत आपको दिखा रहा हूं। अभी तेलंगाना की विधानसभा की सीट जहां से बीजेपी कामयाब हुई, वहां पर बीजेपी ने 72,658 वोट हासिल किए। कितने? 72,658। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने 42,989 वोट हासिल किए। और वहीं भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस, उसने 39,395 वोट हासिल किए। और ये 39 और 42 दोनों अगर मिला दिए जाएं तो मेरा ख्याल है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति आराम से जीत जाती और बीजेपी का उम्मीदवार हार जाता। मगर यहाँ पर मदद और कोशिश करने वाली बीजेपी को जिताने के लिए वो कांग्रेस पार्टी साबित हुई। वहीं दूसरी जगह विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 63,702 वोट हासिल किए। वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय समिति ने 60,614 वोट हासिल किए। और वहीं पर बहुजन समाज पार्टी ने, बीएसपी, उसने 44,646 वोट हासिल किए। तो यहाँ पर अच्छा खासा भारतीय राष्ट्रीय समिति कामयाब हो जाती और बीजेपी हार जाती। यहाँ तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ओवैसी साहब पर इल्ज़ाम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इलेक्शन सब लड़ सकते हैं, सबका इख्तियार है। मगर मैं इस वीडियो में यही दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए, इस जैसे ओवैसी साहब को बताया जाता है वोट काटने आते हैं, वोट कटवा हैं, पर ये क्या है? फिर ये क्या हो रहा है? यहाँ बीजेपी कैसे जीत रही है? यहाँ ओवैसी साहब तो नहीं लड़े ना। अरे इन सीटों पर ओवैसी साहब थे ही नहीं। जहाँ ओवैसी साहब लड़े वहाँ पर बीजेपी कामयाब नहीं हुई। वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। दूसरी जगह देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 66,652 वोट हासिल करके वहाँ अपनी एमएलए बना लिए।
और वहीं पर 59,911 भारतीय राष्ट्रीय समिति को मिले और कांग्रेस पार्टी को 54,916 वोट मिले। तो मेरे भाई यहाँ कौन वोट कटवा साबित हो रहा है? अरे भारतीय राष्ट्रीय समिति तो वहीं की क्षेत्र की पार्टी है, वो 9 साल से हुकूमत में थी। आखिर यहाँ पर भी कौन जिम्मेदार है? कामारेड्डी विधानसभा की सीट है, कौन जिम्मेदार है यहाँ पर? क्या कांग्रेस नहीं है? अगर यहाँ कांग्रेस नहीं लड़ी हुई होती, गठबंधन के साथ गठबंधन कर लेती, तो क्या यहाँ बीजेपी कामयाब हो जाती? नहीं होती। पर यहाँ बीजेपी कामयाब इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था और बीआरएस का नुकसान किया, बीजेपी को फायदा। तो यहाँ वोट कटवा कांग्रेस साबित हुई। वहीं चले निज़ामाबाद विधानसभा की, तेलंगाना में सीट है निज़ामाबाद। वहाँ पर 75,240 वोट लेकर के बीजेपी का उम्मीदवार कामयाब हो जाता है और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 59,853 वोट लेकर के वहां पर बीजेपी का फायदा कर दिया। और वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 44,829 वोट मिले। अब ये 44,000 और 59,000 दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है यहाँ बीजेपी कामयाब होती नहीं। यहाँ बीजेपी कामयाब क्यों हुई? कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। यहाँ पर ओवैसी साहब का उम्मीदवार नहीं है मेरे भाइयों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था। इसलिए कांग्रेस पार्टी की वजह से आज बीजेपी तेलंगाना में 8 सीटें जीत चुकी है। वहीं तेलंगाना में गोशा महल विधानसभा की सीट है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मलून राजा सिंह, उसने 80,182 वोट हासिल किए और भारतीय राष्ट्रीय समिति ने 58,725 वोट हासिल किए। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने 6,265। और कमाल की बात यह मेरे भाइयों, कांग्रेस पार्टी का काला सच आप देखिए। कांग्रेस पार्टी हैदराबाद में जाकर के, जहां ओवैसी साहब का अच्छा खासा गढ़ है और अच्छी खासी मजबूताई है, वहां पर कांग्रेस पार्टी अपना दम, अपना जी जान से हर चीज लगा करके वहां पर ओवैसी साहब को हराने के लिए पहुंच रही थी। पूरे तेलंगाना में राहुल गांधी ने सभाएं की, राहुल गांधी के सबसे बड़े गुलाम उसने भी सभाएं की, हैदराबाद में ज़्यादा सभाएं की उसने, ताकि ओवैसी साहब को हराया जाए। मगर शुक्र अल्लाह का कि ओवैसी साहब का बाल भी बीका नहीं कर सके ये लोग। मगर मैं बात कर रहा था गोशा महल विधानसभा की सीट की। गोशा महल में ये मलून राजा सिंह आता है जो मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, जहर उगलता है। अब इसके खिलाफ राहुल गांधी गोशा महल में नहीं जाते। बताइए मेरे भाई, क्या है ये सच? राजा सिंह के खिलाफ राहुल गांधी की एक सभा भी नहीं हो सकी कि वो राजा सिंह को हरा दें। शायद अगर वो सभा करते तो वहाँ मेरा ख्याल है राजा सिंह हार जाता, मगर वहाँ राजा सिंह इसलिए जीत गया क्योंकि वहाँ पर किसी ने भी सभा ना करी सिवाय बीआरएस के। 2018 में इलेक्शन हुआ था तो यही मलून जीता था गोशा महल से, जिस पर ओवैसी साहब पर खूब इल्ज़ाम ये लोग लगा रहे थे तेलंगाना के इलेक्शन में कि गोशा महल से ओवैसी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। ओवैसी साहब ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। अरे ओवैसी साहब एक मुस्लिम चेहरा है, गोशा महल में आबादी गैर मुस्लिमों की ज़्यादा है, तो ओवैसी साहब अगर अपना उम्मीदवार वहाँ खड़ा कर देते तो मेरा ख्याल है वहाँ वो जीत नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मुस्लिम माइनॉरिटी है वो कम संख्या में है, इसलिए उन्होंने अपनी अकल को इस्तेमाल करके, अपनी होशियारी को दिखा करके ओवैसी साहब ने अपना उम्मीदवार वहाँ पर खड़ा नहीं किया। वहीं कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, पर उम्मीदवार खड़ा तो किया, चलो उम्मीदवार खड़ा किया तो कम से कम सभाएं तो होनी चाहिए। अपने उम्मीदवार के हक में लोगों को बताना तो चाहिए कि हमारा उम्मीदवार इस तरह का काम करवाएगा, ये वादे आदे करने चाहिए ना। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी नहीं गई गोशा महल में। क्यों? क्योंकि गोशा महल में कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि यहाँ से बीजेपी कामयाब हो। और वो क्यों चाहती थी? वो इसलिए क्योंकि एक और हैदराबाद की सीट है नामपल्ली, वहाँ पर बीजेपी नहीं आई प्रचार करने के लिए। नामपल्ली में बीजेपी नहीं आई और गोशा महल में कांग्रेस नहीं गई। दोनों की सेटिंग हो गई होगी शायद, ये इस बात पर कि
बीजेपी वालों ने कहा होगा कांग्रेसियों से कि कांग्रेसियों तुम नामपल्ली जीतो, गोशा महल में मत आओ, हमको गोशा महल जीतने दो। और कांग्रेस ने कहा होगा बीजेपी वालों से कि तुम नामपल्ली में मत आओ, तुम गोशा महल जीतो, हमको नामपल्ली जीतने दो। तो मेरे भाई आपको सोचने की ज़रूरत है ये बात। ओवैसी साहब पर इल्ज़ाम पेट भर भर के लगाए गए थे तेलंगाना के इलेक्शन में कि गोशा महल में खड़ा नहीं किया, बीजेपी से सेटिंग थी इसलिए गोशा महल में खड़ा नहीं किया। अरे ओवैसी साहब ने गोशा महल में अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, नहीं खड़ा किया। क्यों? क्योंकि वहाँ संख्या को देख करके, माहौल को देख करके। वहीं पर आदिलाबाद एक विधानसभा की सीट है जहां से ओवैसी साहब ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, जबकि उनके 16 कॉरपोरेटर मौजूद हैं, 16-17, उनका डिप्टी मेयर मौजूद था, तो उनको खड़ा करना चाहिए था, मगर उन्होंने इसलिए खड़ा नहीं किया क्योंकि उनको बीजेपी को हराना था और बीआरएस को जिताना था। वो बीआरएस जिसने 9 साल से दंगे को रोक रखा था तेलंगाना में, वो बीआरएस जिसने एमआईएम की कोशिशों से और अपनी कोशिशों से बीजेपी को रोक रखा था, इसलिए ओवैसी साहब ने अपना आदिलाबाद में उम्मीदवार नहीं उतारा। और जैसी कांग्रेसियों को खबर हुई कि आदिलाबाद में ओवैसी अपना उम्मीदवार नहीं उतार रहे, तो उन्होंने फ़ौरन अपना उम्मीदवार उतार दिया कांग्रेस वालों ने। और जैसी कांग्रेसियों ने अपना उम्मीदवार उतारा, वहाँ पर खूब सारी सभाएं की कांग्रेस वालों ने। वहाँ पर इस पार्टी का सबसे बड़ा चाटुकार और राहुल गांधी का सबसे बड़ा गुलाम, उन्होंने भी सभाएं की। मगर आदिलाबाद में बीजेपी कामयाब हो गई। कितने वोटों से हुई मैं अभी आपको बताता हूँ। आदिलाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को 67,608 वोट मिले और बीआरएस को 60,916, कांग्रेस को 47,724। कौन मेरे भाई इसका जिम्मेदार है? क्या कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? ये 47,724 वोट अगर बीआरएस में चले जाते तो मेरा ख्याल तो यहाँ पर आराम से बीजेपी हार जाती और बीआरएस की कामयाब हो जाती। तो यहाँ वोट कटवा और बीजेपी का साथ देने वाले आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी साबित हुई। और वहीं पर मेरे भाई आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बन गए तेलंगाना के। डिप्टी सीएम से लेकर के स्पीकर तक 12 लोगों को शामिल किया, हर 12 लोगों को पद दिए गए, मगर 12 लोगों में से एक भी मुसलमान नहीं है जिसको मिनिस्टर बनाया हो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने। एक भी मुसलमान नहीं है। आज तेलंगाना का मुसलमान नाराज है। आज जो तेलंगाना में तंजीमें हैं मुसलमानों की, वो नाराज हैं, वो शिकायतें कर रही हैं। और तो और वो जो कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द फिर करके बीजेपी को बीआरएस को और एमआईएम पार्टी को हराने की कोशिशों में जो थे और कांग्रेस पार्टी को जिताने की कोशिशों में थे, वो जीत तो बेशक गए। आज उनको भी दुख हो रहा है कि हमको हिस्सेदारी क्यों नहीं दी, मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया मिनिस्ट्री में। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तो आपको मेरा ख्याल है इस वीडियो को ज़्यादा फैला देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में कांग्रेस पार्टी का काला कारनामा और काला चिट्ठा मैंने बयान किया है, ताकि लोगों को और मुसलमानों को पता चले कि आखिर कांग्रेस पार्टी हमारे साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है। तो इस वीडियो में यहीं तक आपसे दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।